Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we are going to study the fourth chapter from the book Hornbill. The name of the chapter is The Landscape of the Soul and the writer of this chapter is Nathalie Trouvroy. So let's start the chapter. स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको द लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर पढ़ाया था और उसमें मैंने एक कहानी बताई थी आपको, एक चित्रकार की, वू दाओ जी की, जिसने एक पेंटिंग बनाई थी और उसी के जहाँ तक वो हमने ख़त्म किया था उसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर है स्टूडेंट्स, आज वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सनसुई, literally mountain water, which used together represent the word landscape. This concept यानी ये धारणा, ये विचार is expressed as सनसुई, उसको सनसुई के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। लिटरली मीनिंग, जिसका कि शाब्दिक अर्थ, लिटरली का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, माउंटेन वाटर यानी पर्वत पानी। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो पर्वत पानी से होता है। विच यूज्ड टुगेदर, जिनको एक साथ मिलाकर यूज किया जाता है। रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, लैंडस्केप शब्द को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, इसको प्रयोग किया जाता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, यानी एक इमेज के दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और दीज रिप्रेजेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं वो दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक, एक पूरक जो ध्रुव होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, किस बात को रिफ्लेक्ट करते हुए, जो दाओइस्ट व्यू है, दाओइस्ट का मतलब दाओवादी, यानी वू दाओ जी जो हमने पढ़ा था, तो दाओवादी यानी दाओ के नज़रिए से यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को देखने का जो नज़रिया है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं ये जो एलिमेंट हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं। और ये कौन से हैं, देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। द माउंटेन इज यांग, यानी माउंटेन क्या है, यांग है। यांग क्या होता है, एक तरह की शक्ति, एक तरह की ऊर्जा, एनर्जी। तो माउंटेन कौन सी एनर्जी है, यांग है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि वर्टिकली माने आप जानते ही होंगे लंबवत रूप से, बिल्कुल सीधे, है ना, वो किसकी ओर जाती है, हेवन की तरफ, यानी ऊपर स्वर्ग की ओर जाती है। और कैसी है वो, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, यानी वो सन में यानी धूप में स्टेबल है, स्थिर है, वार्म है, गर्म है, और ड्राई है यानी कि सूखी है। मतलब ये माउंटेन है, ये जो कौन सी ऊर्जा है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा लंबवत रहती है, ऊपर की ओर जाती है और सूर्य की धूप में स्थिर रहती है, गर्म रहती है और सूखी रहती है। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि जो वाटर है, पानी है, वो क्या है, यिन। ये कौन सी ऊर्जा है, इसको क्या नाम दिया जाता है, यिन कहा जाता है। ये चाइनीज़ कल्चर है, चाइनीज़ उसमें इसको कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ। और ये कैसी ऊर्जा है, वाटर, जो कि हॉरिजॉन्टल है यानी जो क्षैतिज है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और अर्थ पर रेस्ट करती है, अर्थ पर ही होती है। फ्लूइड होती है यानी द्रव के रूप में होती है, और लिक्विड के रूप में मॉइस्ट होती है, नमी से युक्त होती है, एंड कूल, और साथ ही साथ ठंडी होती है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यानी इन दोनों का इंट्रैक्शन, यानी यिन और यान का इंट्रैक्शन, इनकी आपस में अभिव्यक्ति, या कहें कि इनकी आपस में जो पारस्परिक इनकी जो क्रिया होती है, जो इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है, किन किन का, यिन का। यिन क्या है, कैसी है वो, रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव का मतलब किसी भी चीज़ को रिसीव करने के योग्य, है ना, ग्रहणशील हम कह सकते हैं हिंदी में। और फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी है, और यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक जो ऊर्जा है उसका एक फेमिनाइन एस्पेक्ट है, यानी कि फेमिनाइन का मतलब जो मादा या फिर महिला वाला कह सकते हैं, एक पहलू है। एंड
इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो काउंटर पार्ट है, इसका जो विपरीत है, प्रतिरूप कह सकते हैं, वो क्या है, यांग। और वो कैसा है, एक्टिव है एंड मैस्कुलाइन है, यानी वो एकदम सक्रिय है और पुरुष जाति से हम कह सकते हैं संबंधित है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और ये दाओइज्म की यानी दाओवादी जो दृष्टिकोण है उसका एक फंडामेंटल नोशन है, एक आधारभूत कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण नोशन है, आइडिया है, विचार है, इन दोनों का इंटरेक्शन, यिन का और यांग का। What is often overlooked is an essential third element, और वो कौन सी चीज़ है जो अक्सर ओवरलुक्ड यानी कि इग्नोर कर दी जाती है, वो है एक थर्ड एलिमेंट, एक आवश्यक एसेंशियल थर्ड एलिमेंट जो कि बहुत ही आवश्यक है। और वो क्या है, द मिडिल वॉइड, यानी मध्य का शून्य, यानी बिल्कुल मध्य का शून्य स्थान, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इन दोनों का यिन और यांग का जो इंटरेक्शन है वो होता है, टेक प्लेस होता है, यानी घटित होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, इसकी तुलना हम प्राणायाम की जो यौगिक प्रैक्टिस होती है, प्राणायाम का जो यौगिक अभ्यास होता है, हम उससे इसकी तुलना कर सकते हैं। कौन कौन सा प्राणायाम होता है, जैसे प्राणायाम में स्पेशली हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट, यानी हम सांस को अंदर भरते हैं, फिर कुछ समय रिटेन करते हैं, रुके रहते हैं, एंड देन ब्रीथ आउट, और फिर हम सांस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो बीच वाला जो रिटेन वाला जो पॉइंट है वही क्या है, मिडिल है, और कह सकते हैं कि वही मध्य है, शून्य है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड, जो सस्पेंशन का मतलब रुकना, स्टे होना है ना, जो सस्पेंशन या हिंदी में उसका पूर्ण शब्द है निलंबन, जो ब्रीथ का यानी कि श्वास का जो निलंबन है, उसका जो रुकना है, इज़ द वॉइड, वही शून्य है। वेयर मेडिटेशन अकर, जहाँ पर मेडिटेशन यानी कि साधना, ध्यान होता है, जहाँ पर हम ध्यान लगाते हैं यानी कि जो साधना करते हैं। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, और ये जो मिडिल वॉइड है वो बहुत ही एसेंशियल है, आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इज चाइनीज़ लैंडस्केप, और इसीलिए जो चाइनीज़ लैंडस्केप है, चाइनीज़ जो पेंटिंग है, उसमें जो सफ़ेद अनपेंटेड स्पेस है, जिसमें एक सफ़ेद और जिस पर कोई पेंट नहीं किया हुआ है, उस स्पेस का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है, बड़ा ही महत्व है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और ये वो स्थान भी है जहाँ पर मनुष्य एक फंडामेंटल रोल को प्राप्त करता है, यानी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होती है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, यानी इस हेवन एंड अर्थ के बीच में ये जो स्पेस है, ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। वो ये मनुष्य क्या बन जाता है, इसका क्या रोल रहता है कि जो यूनिवर्स के ये जो दोनों पोल हैं, हमारे इस ब्रह्मांड के जो दोनों पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं, उनके बीच में वो एक कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। कंडक्ट का मतलब एक तरह का चैनल है ना, किसका, कम्युनिकेशन का, यानी कि जो संचार होता है, संचार का एक चैनल, एक वाहक बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, और उसकी उपस्थिति बड़ी ही आवश्यक है। इवन इट इज़ ओनली सजेस्टेड, है ना, यद्यपि इसका केवल आभास ही होता है, ये जो शून्य है इसका केवल आभास ही होता है इसके बारे में, लेकिन इसकी उपस्थिति बड़ी आवश्यक है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, यानी जो लॉफ्टी पीक्स हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उनमें कहीं गुम होने से और ऑप्रेस्ड होने से, यानी कहीं दब जाने के बावजूद, ही इज इन फ्रेंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, एक चाइनीज़ कोई व्यक्ति रहे होंगे जिनका नाम था फ्रेंकोइस चेंग, तो उनके वंडरफुल एक्सप्रेशन में, उनकी अद्भुत अभिव्यक्ति में वो कहते हैं कि ही इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी यही जो मिडिल है, जो मध्य है, जो शून्य है, वो क्या है, आई ऑफ द लैंडस्केप, या फिर इंसान को भी कह सकते हैं कि वो इस लैंडस्केप की आई है, उसकी आँख है। अब देखिए पढ़ते हैं गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। तो
आउटसाइडर आर्ट का मतलब वाय कला, गेटिंग इनसाइड का मतलब उसको अंदर प्राप्त कर लेना। तो व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे mooted the concept of art brut in the 1940s, जब फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे ने 1940 के दशक में mooted का मतलब बिगिन, एक आर्ट ब्रूट की जो कल्पना थी या उसकी जो आइडिया था उसको बिगिन किया था, शुरुआत की थी, है ना। 1940s में फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे ने एक आर्ट ब्रूट नाम की एक आइडिया को शुरू किया था। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये जो आर्ट थी, और वो किसकी आर्ट थी? अनट्रेंड विजनरी की। जो अनट्रेंड थे, अनट्रेंड का मतलब जिनको प्रशिक्षित नहीं किया गया था, और विजनरी माने ए पर्सन हु सीज ड्रीम, जो स्वप्न देखता है, विज़न देखता है, स्वप्न दृष्टा भी कह सकते हैं, उनकी आर्ट थी ये। और वो कैसी थी? वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी इसमें कम ही लोग रुचि लेते थे। जब उसने 1940s में इस आर्ट ब्रूट को शुरू किया था तो उसमें उस आर्ट में लोग कम ही रुचि लेते थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग, अपनी जो वेल्ड का मतलब छिपी हुई, हिडन, जो बिगनिंग थी, इसकी जो शुरुआत थी एक तरह से हिडन थी, लोगों को पता नहीं था। आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। तो अपनी जो छुपी हुई शुरुआत से लेकर ये जो आउटसाइडर आर्ट है वो धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर आज की कला के रूप में लोगों का बढ़ता हुआ, ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी लोगों के इंटरेस्ट के बढ़ते हुए एरिया में पहुंच गई। यानी लोगों की जो रुचि है, उनका जो इंटरेस्ट है वो लगातार इसमें बढ़ता चला गया। शुरुआत तो इसकी जो हुई थी तो बड़े ही छुपे हुए तरीके से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो कला है आउटसाइडर आर्ट, ये वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुँच गई। दिस जेनर इज़ डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज। ये जो जेनर है, जेनर का मतलब स्टाइल या शैली, ये जो स्टाइल है उसको उन लोगों की आर्ट के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिनको आर्टिस्ट यानी कलाकार कहलाने का राइट नहीं है। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग आर्ट में नहीं ली है। येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी उन्होंने एक टैलेंट दिखाया है, अपनी जो योग्यता है उसको दिखाया है, और साथ ही साथ आर्टिस्टिक इंसाइट यानी जो कलात्मक, जो उनका अंतर्दृष्टि है उसको उन्होंने दिखाया है। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, और उनकी ये जो कृतियाँ हैं वो क्या है? वो कहीं ज़्यादा स्टिमुलेटिंग है। स्टिमुलेटिंग का मतलब अधिक प्रेरणादायक हैं। कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, यानी जो बहुत सारी जो मेन स्ट्रीम का मतलब आज की जो मुख्य धारा की जो कविताएं हैं या जो कृतियां हैं उनकी अपेक्षा वो कहीं ज़्यादा कैसी हैं? प्रेरणा देने वाली हैं। अराउंड द टाइम डुबुफे वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, यानी लगभग उस समय जब डुबुफे अपनी जो कॉन्सेप्ट है, अपने जो विचार हैं उनको प्रोपाउंड करने में लगा था, यानी प्रतिपादित करने में लगा हुआ था। इन इंडिया, तो भारत में एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, तो भारत में एक अनट्यूटर्ड का मतलब जिसने कहीं से भी ट्यूशन ना लिया हो या फिर जिसको कभी किसी भी तरह की ट्रेनिंग ना मिली हो, एक ऐसे जीनियस व्यक्ति ने, एक महान प्रतिभावान व्यक्ति ने क्या किया था? वो अपने एक पैराडाइज का या कहें कि एक स्वर्ग का, अपनी सुंदर रचना का निर्माण कर रहा था, उसको क्रिएट कर रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with the stone and recycled material, is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh। यानी वर्षों पहले, ईयर्स एगो का मतलब वर्षों पहले, एक जंगल का एक लिटिल पैच, एक छोटा सा टुकड़ा जिसको उसने क्लियर करना शुरू किया था, यानी वहाँ पे काटना शुरू किया था,
टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, अपने लिए एक गार्डन बनाने के लिए, एक बगीचा बनाने के लिए स्कल्प्टेड विद स्टोन, जो कि स्टोन के द्वारा स्कल्प्टेड हो, यानी एक ऐसा जंगल का टुकड़ा था जिसको क्लियर किया गया था उसने स्टोन के द्वारा, और रिसाइकल्ड मटेरियल, यानी रिसाइकल्ड मटेरियल जो कि बेकार की चीज़ें होती हैं जिनको रिसाइकल करके दोबारा काम में लाया जा सकता है, ऐसी चीज़ों से ही वो अपने लिए उस गार्डन को स्कल्प्ट कर रहा था, यानी उसको उस पर कह सकते हैं कि उस पर तराशी का, नक्काशी का काम कर रहा था। और वो क्या था? टुडे द वर्ल्ड टुडे इज़ द रॉक गार्डन, यानी आज के समय में उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? चंडीगढ़ में है वो, और उसको रॉक गार्डन के नाम से संसार उसको आज के समय जानता है। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। और इसका 80 वर्ष का वो जो बूढ़ा क्रिएटर था या डायरेक्टर था इस रॉक गार्डन को बनाने वाला, जिसका नाम क्या था? नेक चंद, उसको अब माना जाता है, हेल्ड का मतलब माना जाता है, क्या माना जाता है? इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, यानी कि एक तरह से योगदान देने वाला, किस क्षेत्र में? आउटसाइडर आर्ट के क्षेत्र में, यानी वाय कला के क्षेत्र में एक सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला उसको माना जाता है, सबसे बड़ा योगदान देने वाला माना जाता है। द 50th इश्यू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विज़न, यानी रॉ विज़न क्या है? एक यूके बेस्ड मैगजीन है, और वो किस में? पायोनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस, यानी जो आउटसाइडर आर्ट होती हैं, वाया कलाएँ जो होती हैं, उनके पब्लिकेशन में वो सबसे पायोनियर है, सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। कौन सी मैगजीन? यूके की एक मैगजीन है जिसका नाम है रॉ विज़न। तो उसके 50th इश्यू में, यानी 50th जो एडिशन उसका जो पब्लिश हुआ, कब हुआ था वो? 2005 में, स्प्रिंग के सीज़न में, बसंत के मौसम में। तो जब वो ये पब्लिश हुआ तो क्या हुआ? फीचर्स नेक चंद and his rock garden sculpture women by the waterfall on its anniversary issues cover। तो 50th इश्यू था, तो एनिवर्सरी इश्यू था उसका, तो अपने एनिवर्सरी इश्यू के कवर पर, यानी फर्स्ट पेज पर अपनी मैगजीन के उसने नेक चंद और उसकी जो आकृति थी रॉक गार्डन, वुमेन बाय वाटरफॉल, यानी वाटरफॉल पर, यानी झरने पर महिलाएं, है ना, ये उनकी कृति थी। इसको उसने अपने फ्रंट पेज पर स्थान दिया, उस पर प्रिंट कराया। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। अगर हम कल्चरल माने सांस्कृतिक और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, यानी कलात्मक प्रभाव को के संदर्भ में बात करें, तो आर्ट ब्रूट की और रॉ आर्ट की जो नोशन है, जो विचार है, उसका जो आइडिया है रॉ आर्ट और आर्ट ब्रूट के वर्क का, वो क्या था? इन देयर रॉ स्टेट, वो अपनी रॉ स्टेट में ही थे, यानी बहुत ही कच्ची उम्र में ही थे वो अभी, मतलब पूरी तरह से वो डेवलप नहीं हुए थे, फ्लरिश नहीं हुए थे, अभी वो पनपने की, फ्लरिश होने की रास्ते पर थे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। कोई भी चीज़, है ना, एवरीथिंग, एनीथिंग, कैसी भी चीज़, कोई भी चीज़, एक टिन से लेकर के, टिन जानते हैं आप, मेटल का बना हुआ, एक टिन से लेकर के एक सिंक तक। सिंक आप जानते ही हैं, जो घर में यूज़ होती है, जिसमें महिलाएं जो है बर्तन वगैरह धोते हैं। तो सिंक, या फिर कोई ब्रोकन डाउन कार हो, यानी टूटी फूटी कार हो, यानी उन किसी भी तरह की बेकार से बेकार चीज़ों का, ऐसे किसी भी मटेरियल का यूज किया जा सकता है फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, यानी कला के किसी वर्क को करने के लिए। समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और ये बात कुछ ऐसी थी, तो ये बात कुछ ऐसी थी जिसे जो नेक चंद है उसने एक बहुत ही उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया था, उस हाइट तक पहुंचा दिया था जहां पर डिजिंग फील होने लगे, यानी कि इस बात को सुन करके लोगों का सिर चकराने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने ऐसा कर दिखाया था। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट
एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। यानी उसकी कला को, नेकचंद की कला को रिकॉग्नाइज करते हुए किस रूप में कि एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस, यानी एक सिंगल मैन, एक व्यक्ति क्या डिफरेंस पैदा कर सकता है इफ़ ही व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, यानी जब वो अपने सपनों को जीता है, अपने सपनों को साकार करता है, तो वो क्या डिफरेंस पैदा कर सकता है। इस बात को एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी मानकर, टेस्टिमोनी का मतलब एक तरह से जो प्रमाण है, ऐसा प्रमाण आउटस्टैंडिंग प्रमाण प्रूव मान करके जो द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को के लिए जो स्विस कमीशन है विल बी ऑनरिंग हिम, वो उसको सम्मान कर दे रहा होगा। किसको? नेकचंद का सम्मान करेगा बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। और किस तरीके से सम्मान करेगा? जो नेकचंद का जो वर्क है, उसकी जो कृति है, यानी कि रॉक गार्डन, उसको यूरोपियन एक्सपोजिशन में, या कहें कि एक यूरोपियन फेमस प्रदर्शनी में उसके कृति को स्थान दे करके वो उसको सम्मानित करेगा। द 5 month इंटरेक्टिव शो, 5 महीने का ये जो इंटरेक्टिव शो है, यानी आपस में जो क्रिया करने वाला, किसी तरह की प्रोसेस करने वाला ये जो मेला है या जो शो है, जिसका नाम क्या रखा गया है? रेल्म ऑफ नेकचंद, ये उसका नाम रखा गया है। बिगिनिंग अक्टूबर, और जो कब शुरू होगा? अक्टूबर में शुरू होगा। विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। और साथ ही जो स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के जो लीडिंग म्यूजियम्स हैं, यानी जो इन देशों के जो मुख्य जो संग्रहालय हैं, म्यूजियम्स हैं, वहाँ पर वहाँ की प्रदर्शनियों में इसको रॉक गार्डन को लगाया जाएगा और उसकी जो कृति है उसको सम्मान दिया जाएगा। द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। और इस बात पर नेकचंद क्या कहते हैं? नेकचंद कहते हैं कि द बिगेस्ट रिवार्ड, मेरे लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो क्या होगा? इस वॉकिंग गार्डन में, जो मैंने अपना जो गार्डन बनाया है, रॉक गार्डन, इसमें वॉक करना, इसमें से होकर के, और उन लोगों को देखना जो मेरी इस कृति से काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तो इस कृति को देखो, मैंने इसका जो अपनी जो वीडियो बनाया है, इसका जो फर्स्ट पेज है उस पर मैंने रॉक गार्डन बना हुआ है, और यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल से उसने जो एक मनुष्य जैसी आकृति है वो उसने इस पे प्रिंट की है, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर था स्टूडेंट्स, क्या था? एक आर्टिकल था बृंदा सूरी के द्वारा लिखा हुआ, जो कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में 28 अगस्त 2005 को पब्लिश हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। And if you have any problem related to chapter, you can send me on WhatsApp group. So thank you student for watching this video.